हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम फिर से एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि जेपीएससी मेंस में आया हुआ है। जेपीएससी मेंस में पूछा गया था वो क्वेश्चन वापस एक फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो एक मिनट, वो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ जो जेपीएससी में पूछा गया था। ये जेपीएससी का ही पेपर है, मेंस का पेपर है 2021 का। ये 2021 का पेपर है। 2021 में जो जेपीएससी 11th जेपीएससी का है, ठीक है। शायद एग्ज़ाम बाद में हुआ था। 11th जेपीएससी का मेंस का पेपर है जिसमें जिसमें क्वेश्चन जो हम आज लेंगे, एक क्वेश्चन हमने किया था। वो क्वेश्चन कौन सा था? तो वो क्वेश्चन ये वाला था। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमने किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट, डिफाइन एमकेएस, सीजीएस, एसआई सिस्टम। तो कैसे लिखना था इसका एक मॉडल आंसर मैंने लिख दिया है। आप उस मॉडल आंसर को जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पर है। आप उस मॉडल आंसर को आसानी से देख सकते हैं जाके। अब हम आज दूसरा क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन, एक मिनट, मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। अब जो क्वेश्चन है आज का वो हमारा इसी से है। वो क्वेश्चन ये रहा कि व्हाट इज HIV, हाउ डज अफेक्ट ह्यूमन बॉडी, राइट कॉजेज, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेथड ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो बोल क्या रहा है, HIV क्या है, यह कैसे मानव शरीर को प्रभावित करता है, HIV संक्रमण का कारण, प्रभाव व नियंत्रण के उपाय लिखिए। अब टोटल आपको यहाँ पे 32 मार्क्स के है, ये 32 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। तो कम से कम आपको 450 से लेके, अगर इफेक्टिव लिखते हैं तो 450 से लेके 500 550 वर्ड्स में आपको लिखना होगा ये। तो इसका आंसर मैं लिखा हूँ। अब वो आंसर आप देखिए, एक मॉडल आंसर जो हमने तैयार किया है, कैसे लिखना था इसको। और इसको प्रिसाइज करके मैं लिख सकता था, मगर वो यूपीएससी मेंस के लिए ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको 250 शब्दों में लिखना होता है तो वो चल जाता है, ठीक है। 200, 250, 150 शब्दों में लिखना, तो वो उसको प्रिसाइज करके आप लिख सकते थे इस क्वेश्चन को यूपीएससी मेंस के लिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा, क्योंकि ये जो है वो क्वेश्चन टोटल 32 मार्क्स का आता है। तो 32 मार्क्स का आता है मतलब आपको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना होगा। बढ़ा चढ़ा के इन द सेंस कि कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ अच्छा ही लिखना है। अब एक मिनट, यहाँ पे कुछ पेपर इधर उधर हो गया है तो उसको मैं सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ से क्वेश्चन है जो कि हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए। क्वेश्चन का पहला पार्ट है व्हाट इज HIV। तो हमने पहले इंट्रोडक्शन दिया कि HIV क्या है। तो HIV क्या है वो हमने लिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप HIV के बारे में क्या लिखा गया है। एक मिनट, क्या लिखा है हमने वो देखिए। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। देखिए, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म है इज अ रेट्रोवायरस दैट अटैक द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, पर्टिकुलरली द CD4T लिम्फोसाइट। ठीक है, CD4T लिम्फोसाइट मतलब CD4T लिम्फोसाइट। तो CD4 जो है, आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो CD4 का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन 4 सेल। इसे हम T सेल भी कहते हैं, इसे हम T सेल भी कहते हैं, या फिर CD4T लिम्फोसाइट भी कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इम्यून सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको इन्फेक्शन जैसे चीज़ों से लड़ने के लिए, वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए ये सेल यूज आता है, CD4 सेल। तो इसमें जनरली होता क्या है, जब HIV के इससे कोई इफेक्टेड होता है तो particularly CD4T lymphocyte which are essential for coordinating the body's defense against the infection over time progress decline in CD4 count, weakness immunity
weakens immunity, making the body vulnerable to a wide range of opportunistic infection and cancers if untreated. If untreated and HIV advance to acquired immunodeficiency syndromes, जिसे हम एड्स कहते हैं, द मोस्ट सीवियर स्टेज, ये स्टेज है ना, इसको थोड़ा सा लिखना, सीवियर स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। अगर HIV का ये हमने एक इंट्रोडक्शन लिखा, तो HIV का इंट्रोडक्शन कैसे दिया हमने कि HIV जब आपको अगर हो जाएगा तो जिसमें आपका CD4 सेल जो है, उस CD4 सेल में क्या होगा, वो अब धीरे धीरे घटते जाएगा, वो बॉडी में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटते जाएगा, जो कि इम्यूनिटी, जो कि वायरस और बैक्टीरिया से इन्फेक्शन से लड़ने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये CD4 सेल या T सेल जो है वो डिक्रीज होते जाता है, ठीक है, T सेल जो वो डिक्रीज होते जाता है। ये हमने इंट्रो कर दिया। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है, बोला हाउ डज अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी। सेकंड पार्ट को हम लिखेंगे कि ये ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। ये इंट्रो था, इंट्रो इससे थोड़ा और बढ़ा के भी आप लिख सकते हैं। बस बेसिकली जो होता है जिसमें क्या है कि अगर ये वाइट CD4 सेल अगर धीरे धीरे डिक्रीज होना चाहे तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है इन्फेक्शंस को बढ़ने में, और यही HIV एडवांस लेवल जो एड्स पे कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सीवियर स्टेज है इस इन्फेक्शन का। अब HIV अफेक्ट कैसे करता है ह्यूमन बॉडी पे, तो आफ्टर एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम, मतलब जब ये HIV जो वायरस है, ये वायरस जब ब्लड स्ट्रीम पे मतलब ब्लड पे पहुंच जाता है, HIV अटैच टू CD4 सेल, इंटीग्रेट इट जेनेटिक मटेरियल एंड यूजेस टू होस्ट सेल मशीनरी टू रेप्लिकेट एंड ईच रेप्लिकेशन साइकिल डिस्ट्रॉय द CD4 सेल। जैसे ये वायरस होता है, ये अपने आप को रेप्लिकेशन करना चालू करता है। रेप्लिकेट मतलब क्या है कि वायरस एक वायरस से फिर दूसरा वायरस, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसा करके इन्फेक्शन क्या होता है, वो बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, रेप्लिकेट करता है। और CD4 सेल जो हो ग्रेजुअली कोलेप्सिंग इम्यून फंक्शन, मतलब क्या है कि जैसे ये रेप्लिकेट होगा CD4 सेल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो आपका इम्यून सिस्टम है वो ग्रेजुअली लगातार कोलेप्स करना चालू हो जाएगा, मतलब गिरना चालू हो जाएगा, आप बीमार पड़ते रहोगे। एंड द प्रोग्रेशन टिपिकल ऑकर टू इन 3 फेज, तो 3 फेज में ये इन्फेक्शन फैलता है। इसको आप टिपिकली 3 फेज में देखने मिलेगा आपको। तो सबसे पहला देखिए, पहला जो है आपका वो एक्यूट इन्फेक्शन है। एक्यूट इन्फेक्शन जो 2 से 6 हफ्तों के बीच में आपको देखने मिलेगा। हाई वायरल लोड होता है जिसमें आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने मिलेंगे, और रैपिड CD4 सेल डिक्लाइन, ठीक है। CD4 सेल जो हो रैपिडली क्या होता है, एक मिनट, CD4 सेल जो है वो रैपिडली क्या होता है, डिक्लाइन होने चालू हो जाता है। पहले 2 से 6 हफ्तों के बीच में एक्यूट इन्फेक्शन जब होता है तो इसमें हाई वायरल लोड होता है, और फ्लू के जैसा सिम्टम होगा, और रैपिड CD4 सेल डिक्लाइन होना चालू होगा। फिर क्या होगा, क्लिनिकली लेटेंसी 1 साल बाद का जो ये है, वायरस रिमेन्स एक्टिव रहेगा बॉडी पे, बट रिप्रोड्यूस एट लो लेवल। यहाँ पे क्या होगा, आपका लो लेवल पे रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब कि जब पहले जैसा रेप्लिकेशन हो रहा था उससे थोड़ा धीरे डिक्रीज कर जाएगा। एंड पेशेंट में रिमेन्स एसिम्प्टोमिक फॉर ईयर्स, मतलब 1 साल तक आपको कोई भी सिम्टम्स अगर दिखने नहीं मिलेगा। किसी में देखने मिलता है, किसी में ये ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है, मतलब कि आदमी टू आदमी वेरी करेगा। तो एसिम्प्टोमिक फॉर ईयर्स, 1 साल तक आपको देखने नहीं मिलेगा, इसको आप लिख सकते थे। फिर हमने लिखा कि एड्स स्टेज, जबकि एड्स का जो सीवियर स्टेज होता है उस पर कैसे पहुँचता है। तो तीसरा स्टेज पे क्या है कि CD4 काउंट फॉल्स बिलो 200 सेल पर मिलीमीटर क्यूब, बॉडी बिकम्स अ सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शन लाइक अ ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, फंगल इन्फेक्शन एंड कैंसर सच एज कपोसी sarcoma, वेट लॉस, क्रॉनिक डायरिया, परसिस्टेंट फीवर एंड द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑल्सो ऑकर। अब जो आपका लास्ट स्टेज जो फेज़ 3 है, इस फेज़ 3 में आपको एड्स स्टेज मिलेगा, जिसमें CD सेल का जो डाउनफॉल है वो 200 सेल पर मिलीमीटर क्यूब से नीचे पहुंच जाएगा, फॉल्ट कर जाएगा, और जिससे आपको एक सीवियर फंगल इन्फेक्शन या कैंसर फिर आपको निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस जैसे डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने मिलेंगे। परसिस्टेंट फीवर आता रहेगा, क्रॉनिक डायरिया हो सकता है, जिससे आप लड़ नहीं पाओगे, मतलब कि ह्यूमन फंक्शन जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है।
Thus HIV convert the body internal defense system into a stage of permanent vulnerability। ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मेरे को दिक्कत है, ये मत सोचने का पढ़ने नहीं आता, पढ़ने आता। मैं पिछला क्लास में भी बोला था कि मेरे से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन दिक्कत होता है, ठीक है, तो मैं वो उच्चारण नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। अल्टीमेटली थ्रेटनिंग द सर्वाइवल इफ़ अनट्रीटेड। अगर हम इसको इंटरनल डिफेंस सिस्टम जो है हमारा, मतलब कि ह्यूमन सिस्टम है, उसको पूरी तरह से ये क्या करेगा, मतलब कोलैप्स कर देगा, डैमेज कर देगा। अगर हम इसको अनट्रीटेड रखते हैं, ठीक है, इसको अनट्रीटेड रखते हैं तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा और पूरी तरह से वो डैमेज हो जाएगा और इंसान को दिक्कत करेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट पर कि राइट कॉज इफेक्ट्स कंट्रोल, ठीक है। क्वेश्चन का अगला पार्ट है मेथड ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो इसका कॉज जानना है, हमें इफेक्ट्स जानना है और कंट्रोल जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। इससे इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो इफेक्ट ऑफ HIV इन्फेक्शन, तो देखिए क्या क्या HIV के इन्फेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ इन्फेक्शन, इफेक्ट जो है वो क्या क्या दिखेंगे आपको HIV इन्फेक्शन में। तो सबसे पहले आपको हेल्थ इफेक्ट दिखेगा। हेल्थ इफेक्ट में क्या है, प्रोग्रेसिव इम्यून सप्रेशन लीडिंग टू सीवियर इन्फेक्शन, जैसे कोमोर्बिडिटी विथ TB विथ रिमेन द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एमंग HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल इन इंडिया। अब बहुत सारे ऐसे केसेस है जिस पर TB जो हो जाता है, ये TB जो होता है ट्यूबरकुलोसिस, उसमें HIV पॉजिटिव आपको पाया जाता है, ठीक है। HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं बहुत सारे केसेस में, जिससे क्या है कि डेथ भी होता है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, एक ये लिख सकते हैं आप। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया, ठीक है। मतलब इसमें आपको न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखने मिलेंगे। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन मतलब जो न्यूरो से प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम आपको देखने मिलेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो न्यूरो वाला प्रॉब्लम होता है, मेनली आपका नस जो है कहीं दब जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा, आपका ब्रेन फंक्शन सही से करेगा नहीं, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलेंगे अगर हेल्थ इशू में। वेस्टिंग सिंड्रोम, क्रॉनिक फटीग, रिप्रोडक्टिव कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक फटीग मतलब बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव कॉम्प्लिकेशन आएंगे, ऑब्वियस सा बात है कि धीरे धीरे ह्यूमन फंक्शन धीरे धीरे कोलैप्स करेगा, तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगे और बहुत खतरनाक भला आपको एक लाइफ का जो ये है वो बहुत खतरनाक तरीक़ा से आप जियोगे, ठीक है। तो अगला है सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट। केवल अगर कोई बंदा को अगर HIV पॉजिटिव है तो वो केवल और केवल हेल्थ इशू से ही फेस नहीं करता है, उसको सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट भी देखने मिलते हैं। सोसाइटी से भी बहुत सारा इशू आता है उसको, जैसे कि लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्रॉनिक मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जो भी जैसे आपका काम करने का जो प्रोडक्टिविटी है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, काम नहीं कर पाओगे क्योंकि आप धीरे धीरे आपका इम्यून फंक्शन खत्म होता है, बार बार बीमार पड़ोगे तो काम करोगे कैसे। क्रॉनिक मेडिकल एक्सपेंसेस जो है ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक्सपेंसेस पैसा खर्चा होगा। इम्पैक्ट ऑन फैमिली पे इम्पैक्ट होगा ड्यू टू स्टिग्मा, एब्डनमेंट एंड द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, ठीक है। बहुत सारे ऑब्वियस सब बात है कि कोई अगर HIV पॉजिटिव है तो उसके फैमिली को एक गलत नज़र से या उस बंदे को गलत नज़र से देखा जाएगा, उस फैमिली के ऊपर अलग से एक प्रेशर रहेगा, एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वो हमेशा बना रहेगा। इसको आप लिख सकते हैं, इंक्रीज डिपेंडेंसी बर्डन एंड रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो भी है आपको डिपेंडेंसी, आप किसी के ना किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा और बर्डन हो जाओगे किसी के लिए, ऑब्वियस बात है बर्डन होना ही है। और रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका लाइफ का जो क्वालिटी हो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि आप बार बार बीमार पड़ोगे तो आप कोई चीज़ को अच्छा से एंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। कोई चीज़ को आप अच्छा से एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हैं। और एक दो प्रॉब्लम भी आप अगर कुछ सोसाइटी में कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आता है HIV वाले को, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स आते हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 पॉइंट लिख दिया सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है। अगला है पब्लिक हेल्थ एंड नेशनल इम्पैक्ट। पब्लिक हेल्थ पे और नेशनल इम्पैक्ट पे क्या होता है, हायर हेल्थ केयर कॉस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, स्ट्रेन ऑन पब्लिक हेल्थ सिस्टम एंड नीड फॉर द
कंटिन्यू सर्विलांस। तो सबसे जो भी अगर पहला वाला क्या है कि हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में जो हाई कॉस्ट पड़ेगा वो हाई पड़ता है बहुत सरकार को। अगर सरकार अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको ट्रीटमेंट दे रही है तो सरकार का पैसा जा रहा है, ठीक है। ये एक नेशनल इम्पैक्ट पड़ता है। स्ट्रेन एट पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे नीड फॉर द कंटिन्यू सर्विलांस। उस बंदे को जो भी पॉजिटिव है उसको कंटिन्यू क्या करना होगा, सर्विलांस पे रखना होगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल रिस्क फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग सेक्स वर्कर एंड माइग्रेंट एंड ड्रग्स यूजर, ठीक है। और ये सारे बहुत ज़्यादा मतलब हाईली रिस्की है, जैसे सेक्स वर्कर, माइग्रेंट और ड्रग यूज़र के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे ये तो हमने लिख लिया कि इफ़ेक्ट क्या क्या होता है, हेल्थ इफ़ेक्ट होता है और सोशो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट होता है, और तीसरा पब्लिक हेल्थ और नेशनल इम्पैक्ट भी इसमें देखने को मिलता है। अब हम इसका देखते हैं कंट्रोल और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। तो कंट्रोल कैसा है, तो सबसे पहले बिहेवियर इंटरवेंशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो सबसे कॉमन जो HIV फैलने का जो ये है कि ये स्प्रेड कैसा होता है, तो सबसे कॉमन स्प्रेड जो होता है वो होता है सेक्स से। इंटरकोर्स होता है सेक्स करने पर ये फैलता है। वो भी आप अगर सेफ सेक्स नहीं करेंगे तो वो फैलने में ज़्यादा ये होता है, ज़्यादातर ये सेक्स वर्करों में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला बिहेवियर इंटरवेंशन जो है सेफ सेक्स प्रैक्टिस, तो कंसिस्टेंट कॉन्डम यूज, सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन एंड रिड्यूसिंग हाई रिस्क बिहेवियर। तो जब भी इंटरकोर्स करना है तो आपको सेफ्टी अपना फर्स्ट देखना है, जैसे कॉन्डम जैसे चीज़ों को यूज करना है और मल्टीपल पार्टनर के साथ रिलेशन नहीं बनाना है। तो इससे क्या है, ये फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन जो है वो टू एलिमिनेट मिथ एंड स्टिग्मा एंड एनकरेज टू अर्ली टेस्टिंग। अब हम क्या है कि अवेयरनेस कैंपिंग करना चाहिए एड्स ना फैले, इसके लिए मतलब एड्स को पहले हम रोक सकते हैं, हो जाने के बाद हम इसको मतलब इसका क्योर नहीं है, इसका प्रिवेंशन है, इसको रोक सकते हैं, ठीक है। जो भी मिथ है, स्टिग्मा है, और हम लोग को एनकरेज करना चाहिए जो भी अर्ली टेस्टिंग के लिए, ताकि उसको एक इलाज दे के थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेशन आएगा वो कम हो जाएगा। ये चीज़ कर सकते हैं। तीसरा है हार्म रिडक्शन निडल एक्सचेंज प्रोग्राम, सब्सटीट्यूशन थेरेपी, ठीक है। और जितना भी नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम है या फिर हार्म रिडक्शन है ये या फिर सब्सटीट्यूशन थेरेपी वगैरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अब आता है बायोमेडिकल इंटरवेंशन। बायोमेडिकल इंटरवेंशन में हम क्या कर सकते हैं, तो बायोमेडिकल इंटरवेंशन में ART, जिसको हम लोग ART थेरेपी, जिसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं, ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होता क्या है, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ होते हैं जो कि एक HIV पॉजिटिव पेशेंट को दिया जाता है और ये कंटिन्यू दिया जाता है, जिससे क्या है कि उसका ह्यूमन फंक्शन जो है ये तो पूरी तरह से ठीक नहीं होता। HIV का आज तक पूरी दवाई है नहीं, लेकिन ये पूरी दवाई है नहीं, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे वायरल लोड जो है ब्लड में जो वायरल लोड होता है उसको क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। वायरल लोड जो होता है ब्लड पे उस वायरस का, वो थोड़ा सा कम करने के लिए ART कराया जाता है। तो इंडिया में हमने क्या लिख दिया कि इंडिया फ्री ART प्रोग्राम कंट्रोल वायरल लोड, प्रिवेंट डिजीज प्रोग्रेशन एंड रिड्यूस द ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन को रिड्यूस करना, वायरल लोड को कम करना, प्रिवेंट रोकना, उसके लिए हम लोग आप ART, आपने जिसको जो भी पॉजिटिव है उसके लिए उसको ART थेरेपी इनिशियली करवाना चाहिए। फिर आता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल एंड इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये क्या है कि सरकार द्वारा ये प्रोग्राम ये किया जाता है जो भी हाई इमरजेंसी में होते हैं। एक मिनट, हाई इमरजेंसी सिचुएशन पे होते हैं, उनके लिए ये ट्रीटमेंट जो है किया जाता है, उनको एक सर्विलांस पे रखा जाता है, देखा जाता है, और ये सारा चीज़ हमें एनकरेज करना चाहिए। सरकार ये प्रोफाइलेक्सिस और प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस एंड
पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, जो हाई रिस्क में होते हैं पेशेंट उनके लिए ये है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, PMTCT, रेगुलर टेस्टिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पे रेगुलर टेस्टिंग, ART फॉर द मदर, सेफ डिलीवरी प्रैक्टिस एंड इन्फेंट प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, तो इन्फेंट को इन्फेक्शन ना हो, मतलब जो भी नवजात शिशु उसको इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए हम लोग को जो भी ट्रांसमिशन है बच्चों में वो रोकना चाहिए, रोकने के लिए जैसे ART जैसे थेरेपी करवाना चाहिए। अब आते हैं सरकार द्वारा क्या स्ट्रक्चरल पॉलिसी मेजर लिया गया है। तो यूनिवर्सल ब्लड स्क्रीनिंग अंडर नैको गाइडलाइन, नैको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नैको का जो गाइडलाइन उस हिसाब से ब्लड स्क्रीनिंग और जो भी होते हैं उसको करवाना चाहिए कंटिन्यू। लीगल प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। तो एक एक्ट आया था HIV एड्स एक्ट, प्रिवेंट एंड कंट्रोल, HIV एड्स प्रिवेंट एंड कंट्रोल एक्ट 2017 में आया था, जिसमें क्या है कि यहाँ पे बोला है प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो जो भी HIV पॉजिटिव है इससे इसमें इस एक्ट में ये किया गया था कि एनकरेज करना है लोगों को कि HIV साथ बैठने से नहीं फैलता है, साथ खाना खाने से नहीं फैलता है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हेल्थ केयर पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और एजुकेशन पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए ये एक्ट लाया गया था। ये सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छा सा, मतलब बहुत अच्छा काम किया गया था 2017 पे। स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम फॉर एंड काउंसलिंग टेस्टिंग। ठीक है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको, उस सिस्टम को इम्प्रूव करना। उसके बाद काउंसलिंग जो है, कंटिन्यू काउंसलिंग, टेस्टिंग के लिए उन्हें काउंसलिंग करना और इनकरेज करना, ये हम लिख सकते हैं जो पॉलिसी मेजर्स हमने ये सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब इस पर हम कंक्लूजन डाल सकते हैं, फाइनली जितना भी लिखा उसका हमने कंक्लूजन डाला, तो ये आंसर का फाइनल आंसर का ये है, HIV रिमेन्स द मेजर पब्लिक हेल्थ चैलेंज बट इट इज़ प्रिवेंट एंड मैनेजेबल विथ टाइमली इंटरवेंशन। ठीक है, बोल क्या रहा है, HIV रिमेन्स अ मेजर पब्लिक हेल्थ चैलेंज, बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, बट इट इज़ प्रिवेंटेबल, मतलब रोका जा सकता है, इसका क्योर नहीं है बट इसको रोका जा सकता है। मैनेजेबल विथ टाइमली इंटरवेंशन, अगर हम स्कूल्स पे जैसे 8, 9, 10 पे जब पढ़ाया जाता है तो इसको और थोड़ा सा ज़्यादातर बताया जाए कि एड्स को कैसे रोका जा सकता है, कैसे हमें जो भी फ्यूचर में जो भी है, कैसे इंटरकोर्स के वक्त क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए या फिर किस तरह से ये फैलता है उसके बारे में बताना चाहिए। मतलब कि स्कूल में एजुकेशन में इसको थोड़ा और ज़्यादातर बताना, जिससे हम रोक सकते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिफिक ट्रीटमेंट, बिहेवियर चेंज, सोशल अवेयरनेस फॉर एसेंशियल कंट्रोलिंग द एपिडेमिक, India integrate approach to rooted in ART expansion, target intervention and legal safeguard demonstrate that with the sustained effort, मतलब कि एक लगातार एफर्ट सरकार के द्वारा इंडिया अपना इंटीग्रेटेड अप्रोच लगा रही है, ART को एक्सपेंड कर रही है, मतलब कि एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी जो है उसको एक्सपेंड करे। HIV कैन बी कंटेंट लिव, कैन बी कंटेंट लिव, कैन बी प्रोटेक्टेड एंड ह्यूमन डिग्निटी कैन बी अपहेल्ड। तो HIV एक ऐसा बीमारी है जो तो ठीक नहीं हो सकता है बट इसे हम रोक सकते हैं, और आदमी को इसमें जीने का पूरा अधिकार है, अपने डिग्निटी के साथ वो जिए, ऐसा कोई बहुत बड़ा ये है नहीं। तो ये फाइनली हमने कंक्लूज़न लिख दिया। बीमारी तो बहुत बड़ा बीमारी है बट हो जाने के बाद इसका ऑप्शन तो कुछ नहीं है, बट हम इसे रोकथाम कर सकते हैं और आदमी को गलत नज़र से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि तुमको काम नहीं मिलेगा, तुमको हेल्थ केयर नहीं मिलेगा, छुआछूत वाला भावना नहीं आना चाहिए। तो ये फाइनली हमने कंक्लूज़न लिखा है इसका। अब ये आंसर कैसा लगा वो आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आंसर कैसा आपको लगा। ये हमने थोड़ा समय निकाल के इसको बहुत लिखा,
तो कैसा लगा, साथ ही साथ ये मॉडल आंसर आपको और अगले क्वेश्चन का मिलेगा। ये पूरा पेपर जो है उसको सॉल्व करा दिया जाएगा, पूरा पेपर का मॉडल आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि किस तरह से आंसर लिखना है। इसमें लगभग आपको 500 वर्ड मिल जाएंगे, लगभग 500 वर्ड, मुझे भी अंदाज नहीं कितना है, मैंने भी नहीं गिना, लगभग मुझे लगता है 500 वर्ड में हो जाएगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन के डिमांड पर ही लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन के डिमांड पर ही लिखना है, और लिखना है एकदम ब्रीफ में लिखना है, ताकि उन्हें समझ भी आए कि 1000 वर्ड तक नहीं पहुंचा देना है, एकदम ब्रीफ में बढ़िया सा इम्पैक्टफुल आंसर लिखना है। और जो भी डाटा वाटा है वो सारे चीज़ आप यहाँ पे और डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डाटा को छोड़ दिया, अब वो डाटा मैं डाल दूंगा तो ये आंसर जो है और इम्पैक्टफुल दिखेगा, ठीक है। कुछ डाटा एड्स के कि कितना ये है और किस तरह से ये हो रहा है, वो इंट्रो पे ही लिखना है। वो जो डाटा डालना है कि कितना भारत में कितना है, पूरे वर्ल्ड में कितना एड्स का ये है, वो आप इंट्रोडक्शन जब लिखोगे उसी समय डालना, बीच में मत डालना कि इसके इफेक्ट पे क्या हो रहा, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इम्पैक्ट क्या क्या हो रहा, उस पर मत लिखना। इसको इंट्रोडक्शन पे ही डाल देना वो डाटा कि कितने ये पे फैला हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा और ऐड करना था, मुझे अभी फील हो रहा है कि थोड़ा सा आंसर और बेहतर हो सकता था। अगला हम कुछ देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ई 5 नंबर में, इसको कि अम्लीय वर्षा, या फिर इसको देखेंगे डिस्क्राइब द सैलेंट फीचर ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 अमेंडमेंट मेड ऑफ इट। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मुख्य विशेषताएं, उसमें किए गए संशोधन का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को कल किया जाएगा, और कल का टारगेट भी मैं यहीं पे दे दे रहा हूँ आपको कि कल का टारगेट आपको क्या क्या रहेगा। कल का टारगेट जो है उस पर आप कल झारखंड जी के नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हम 60 डेज हार्ड चैलेंज ले रहे हैं, हमने लिया है 60 डेज हार्ड चैलेंज। तो 60 डेज हार्ड चैलेंज में कल का जो डे 3 है, कल का डे 3 है, इस पर आपको साइंस का बायोलॉजी का सेक्शन जो है, बायोलॉजी के सेक्शन से बायोलॉजी का एक चैप्टर जो सेल होगा, सेल उसको, और उसके अगला चैप्टर जो टिश्यू है, वो ये 2 चैप्टर जो है आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और कल आप 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक्स पे चैप्टर 3 पढ़ेंगे। बस आपको इतना करना है। एंड झारखंड जीके पे आपको जो भी पढ़ा है आपने, जो भी पिछले 2 दिन का जो टास्क रहा है, उसी पे रिवीजन करना है, ठीक है। उसी पे आपको क्या करना है, तो उसी को वापस रिवाइज करना है। जो भी टास्क मिला उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पे कमेंट जरूर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।